हेलो एंड वेलकम बैक टू राजस्थान अखाड़ा। आरएएस मेंस पेपर 3 लॉ सेक्शन में हमने लास्ट क्लास में साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस किया। कितनी तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी मीनिंग क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में साइबर क्राइम्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें हम देखने वाले हैं क्या मैकेनिज्म काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर टू प्रिवेंट, मिटिगेट एंड कंट्रोल साइबर क्राइम्स। देन वी विल सी एन इंपॉर्टेंट एक्ट, आईटी एक्ट 2000। उसमें जो भी सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप्स टू कर्ब साइबर क्राइम। अब किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पहले उसका डेटा सरकार के पास होना चाहिए, किस तरह से ये बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है, किस स्टेट में ज्यादा है, कहाँ कम है। तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक एनुअल स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया। इसमें हर तरह के क्राइम के बारे में डिटेल होती है कि ये क्राइम हुए हैं, इतने रिपोर्ट हुए हैं, इस स्टेट में ज्यादा इंटेंसिटी है, इस स्टेट में कम है। तो सारी रिपोर्ट इसके अंदर होती है। और इसका जो लेटेस्ट डेटा है वो 2022 का है, कवरिंग साइबर क्राइम केसेस फ्रॉम 2018 से 2022। तो साइबर क्राइम इसके अंदर एक हेडिंग है। इसके अलावा हर तरह के क्राइम की रिपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। साइबर क्राइम गवर्नेंस की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेवंथ शेड्यूल है। उस सेवंथ शेड्यूल में आप सेकंड लिस्ट को देखेंगे तो वो है स्टेट लिस्ट, और उसके अंदर है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। किसी भी तरह के क्राइम को कंट्रोल करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो स्टेट का होता है, बिकॉज दे आर स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैंडल साइबर क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट एड स्टेट एंड यूटी थ्रू फंडिंग, एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कोऑर्डिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट करना होगा जिसको, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन सेवंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही बता रखा है आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सब्जेक्ट जिस लिस्ट में है वही गवर्नमेंट, वही जुरिस्डिक्शन उस पर एक्ट कर सकता है, लॉ बना सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट इनिशिएटिव टू टैकल साइबर क्राइम्स। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, टू डील विद साइबर क्राइम्स इन इंडिया इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। आपने अभी देखा कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट अपॉन साइबर क्राइम्स अंडर सेवन शेड्यूल, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेट करे सारे स्टेट्स के बीच में। इट प्रोवाइड्स कॉमन फ्रेमवर्क अगेंस्ट साइबर क्राइम्स इन इंडिया। I4C, I4 से 4 का मतलब है 4 बार C आ गया, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, फोकस ऑन टैकलिंग ऑल इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम फॉर द सिटीजन, विच इंक्लूड्स इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम है I4C का। इसके अंदर भी फर्दर विंग्स हैं जो हम आगे देखने वाले हैं कि उनका अलग अलग काम क्या है। I4C scheme was approved on October 2018 or dedicated to the nation on January 2020 by Honorable Home Minister. I4C has 7 verticals, इसके 7 verticals हैं, 7 wings हैं जिनके बारे में अभी हम और देखने वाले हैं। Has been constituted to prevent, detect, investigate and prosecute all type of cyber crimes. All type of cyber crimes, इसके भी 2 3 भाग बना रखे हैं। पहला है साइबर क्राइम्स रिलेटिंग टू वुमेन, टू चाइल्ड एंड अदर साइबर क्राइम्स। तो ये 3 4 नाम है, कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। I4C के 7 वर्टिकल्स हैं, किस लिए बनाए गए हैं? टू प्रिवेंट, टू डिटेक्ट, टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑल टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स। क्या है 7 वर्टिकल? I4C के तहत 7 कार्य क्षेत्र क्या है, इनका नाम याद रखें। पहला है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, NCRP, NCRP। देन है JCIT, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम। अगर 2 स्टेट में कोई क्राइम हो रहा है तो दोनों स्टेट की एक टीम बना दी जाए जो एक तरह से काम करे कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर। देन वी हैव NCFL, नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। देन NCTC, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर।
CY train. Then NCR and IC, National Cybercrime Research and Innovation Center. Then National Cybercrime Threat Analytical Unit एंड देन नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। तो ये इसके 7 वर्टिकल्स हैं किसके, I4C के। और I4C का क्या नाम है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेन इसका रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड डीलिंग साइबर क्राइम्स इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। और कीवर्ड्स क्या लिख सकते हैं, क्यों बनाया गया, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स इन इंडिया। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी साइबर क्राइम का इश्यू हो ओवरऑल उसके लिए जो मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिट है वो I4C ही है, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो 7 वर्टिकल्स हैं यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं NCRP, नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, NCRP। तो जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो आप दो तरीके से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन जाके कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑन NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो पूरे देश के लिए एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ आप अपने जो साइबर क्राइम है जो हुआ है किसी के साथ में वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930, बहुत इंपॉर्टेंट, 1930 कॉल करके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बात करें NCRP की, तो दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ I4C। हमने देखा I4C के 7 कंपोनेंट हैं जिसमें से एक है NCRP, which deals with all type of cyber crimes और स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन, फाइनेंशियल फ्रॉड और बाकी अदर साइबर क्राइम्स। तो यहाँ लिखा है रजिस्टर ए कंप्लेंट, तो यहाँ कंप्लेंट आप अपनी फाइल कर सकते हो। जैसे ही कोई रिपोर्ट यहाँ कंप्लेंट फाइल की गई उसके बाद जो रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उसको भेज दी जाएगी, और आगे का काम फिर उनका है, जो हमने शुरुआत में देखा कि स्टेट्स आर रेस्पॉन्सिबल on the information provided by the complaint for necessary actions. This portal has been designed to report complaint related to cybercrime and should not be treated as an FIR। तो ये कोई FIR नहीं है, कंप्लेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है वहां से ये कंसर्न स्टेट को भेज दी जाती है, और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन कंप्लेंट्स रिपोर्टेड ऑन दिस पोर्टल। नेक्स्ट जो वर्टिकल है I4C का, उसका नाम है JCCT, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम। अब इसका नाम से आप समझ जाओ, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन मतलब अगर दो स्टेट का मामला हो, इंटर स्टेट मामला हो, तो वहां इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है। और जो बहुत ज्यादा साइबर क्राइम इंटेंस एरिया है कंट्री के अंदर, वहां वहां कुछ टीम्स के हेडक्वार्टर बना दिए गए हैं। So this has been constituted for interstate and union territory coordination, sharing of information। जो कुख्यात साइबर क्राइम्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके नाम, उनका रेजिडेंस, उनका मोबाइल नंबर, ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं सारी स्टेट्स के, उनके साथ शेयर कर दिए जाते हैं कि ये पर्सन ये वाले क्राइम में पकड़ा गया है और बार बार ये रिपीट करता है इसको, इस तरह से उसके सारी डिटेल्स, सारा डेटा ये शेयर कर सकते हैं स्टेट्स आपस में। सो आइडिया क्या है, टू फोस्टर ए क्लोज कोऑपरेशन अमॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग इंटर स्टेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो जब साइबर क्राइम इंटर स्टेट हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो एक टीम गठित की गई है जो इजीली ऐसा काम कर सकती है। आफ्टर एनालाइजिंग द ट्रेंड, ट्रेंड को देखने के बाद में ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है 7। और जो ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है एंड देयर इफेक्ट अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो सबसे ज्यादा पहला नंबर किसका आता है, साइबर क्राइम कैपिटल कौन सी है, जामतारा। तो जामतारा के अंदर एक ऑफिस बनाया गया, हेडक्वार्टर। इसके अंदर है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद JCCT मेवात, और इसमें आता है हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली। इस तरीके से यहाँ पे एक हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में क्या है, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम्स। देन इसका अगला जो वर्टिकल है वो है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी। तो ये I4C के इतने सारे वर्टिकल्स हैं जो काम कर रहे हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको मिटिगेट करने के लिए, साइबर क्राइम्स को। और इसका पहला स्टेप क्या होता है कि आप पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करें। नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी हैज बीन सेटअप इन न्यू दिल्ली, द्वारका के अंदर है ये, एज ए फैसिलिटी फॉर फोरेंसिक एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन इन साइबर क्राइम बाय यूज ऑफ लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज।
अब जो हमारी कन्वेंशनल पुलिस अथॉरिटीज हैं उनके तो समझ ही नहीं आता कि साइबर क्राइम हो गया। जनरली आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको समझ नहीं आता करें क्या, आप साइबर क्राइम हो गया तो क्या करें। इवन आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वहां भी लिखा हुआ है कि अगर आप सतर्क रहेंगे तो सबसे बढ़िया काम है साइबर क्राइम से बचने के लिए। उसके बाद का जो प्रोसेस है बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो इसके लिए ये नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाई गई है, तो लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिल सके एलईएज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। अगला है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। हम पढ़ रहे हैं I4C के वर्टिकल्स, जिसमें 7 वर्टिकल्स हैं, और यह है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। हमने अभी बात की कि कन्वेंशनल पुलिसिंग से साइबर क्राइम हैंडल नहीं हो सकता। उसके लिए जो ऑफिशियल्स हैं जो भी काम कर रहे हैं टू हैंडल साइबर क्राइम इश्यूज, उनको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से वर्टिकल है सी ट्रेन, टू एनहेंस साइबर क्राइम रिलेटेड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके लिए कोर्स बनाया जाएगा स्पेशली। देन फॉर साइबर क्राइम प्रिवेंशन इम्पैक्ट कंटेनमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये इसका फंक्शन रहेगा कि किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, इस बात की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। और ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में होगा। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब कि किस तरह से साइबर क्राइम एक्चुअली किया जाता है, ये उनको बताना, किस तरह से उसको ट्रैक करना है, किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारा सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। साइबर क्राइम डिटेक्शन डिटेक्शन कंटेनमेंट एंड रिपोर्टिंग। देन एक साइबर रेंज बनाई जाएगी फॉर एडवांस सिमुलेशन एंड हैंड ऑन ट्रेनिंग इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कि एक्चुअली किन सॉफ्टवेयर से किया जाता है वो सॉफ्टवेयर सिखाना उनको, ताकि वो समझ सकें कि जो साइबर क्रिमिनल है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जो वो साइबर क्राइम करता है, या क्या क्या टेक्निक्स उसके पास होती हैं, तभी तो उसको ट्रैक कर पाएंगे। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और जजेस। तो इस लॉ के बारे में बताना लोगों को, जो आईटी लॉज हैं उनके बारे में पढ़ाना उस इंस्टीट्यूट के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। जजेस को, जजेस की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तो ये सभी स्टेट्स की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको एक साथ ये सिखाना है कि किस तरह से साइबर जो क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये काम कौन करता है? I4C। दैट इज वाई ये एक कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है। देन वी हैव नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। अब जैसा कि इसके नाम से आप पढ़ पा रहे हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज बन रही हो रही हैं दुनिया के अंदर, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये किस तरह से काम करती हैं इसके ऊपर रिसर्च करना किसका काम है? NCRIC, एस्टेब्लिश्ड एट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मॉनिटर न्यू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजीज, प्रिडिक्ट पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज दैट साइबर क्रिमिनल्स कुड एक्सप्लॉइट। ऐसी कुछ कमियां हमारे सिस्टम के अंदर जिसका फायदा साइबर क्रिमिनल उठा सकते हैं, इस बारे में जानना। बिल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एकेडमिशिया, प्राइवेट सेक्टर और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना और इनको रिसर्च के बारे में बताना। फोकस एरिया क्या रहेगा? अगेन जो हमने कीवर्ड शुरुआत में देखे, प्रिवेंशन, कंटेनमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। देन उसके बाद है साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट। स्टेक होल्डर इन्वॉल्व कौन कौन है इसके अंदर? LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट है, एकेडमिया है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है डेटा कलेक्शन का, डेटा कलेक्शन का। तो जितना भी साइबर क्राइम कंट्री के अंदर हो रहा है उसके डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसका पैटर्न क्या है उसको देखना। तो इसके लिए कहाँ कहाँ से डेटा को गैदर करती है? ओपन सोर्स या नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, या हमने बात की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसकी 2022 की रिपोर्ट है, उसके अंदर भी एक चैप्टर होता है साइबर क्राइम, वहां से डेटा लेना, यहां से लेना। देन वी हैव सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। जब भी कोई थ्रेट होता है, जो भी कंप्यूटर कम्युनिटी है, इंटरनेट कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर कोई थ्रेट होता है, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो सबसे पहले रेस्पॉन्स कौन देता है? सर्ट इन, ये टीम है जो 2004 में बनाई गई थी। देन अदर रिलेवेंट एजेंसी, जितनी भी एजेंसी जहां से भी डेटा मिल सकता है उसको एनालाइज करना, डेटा एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन, उसको एनालाइज करना एंड शेयर द इनसाइट विद कंसर्न एजेंसीज फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। उस डेटा को स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी लेवल पे हर एजेंसी के साथ शेयर करना। देन वी हैव नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, न्यूट्रलाइज्ड साइबर थ्रेट थ्रू जॉइंट एफर्ट। तो साइबर थ्रेट्स जो हैं, जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना विद जॉइंट एफर्ट ऑफ एकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज। दो तरीके से काम कर सकती है। पहला है
इनकी एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होगी यूजिंग वेरियस मेथड एंड टूल टू फाइट साइबर क्राइम। और दूसरा, मल्टी स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन, ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट सेक्टर्स टू वर्क कोलैबोरेटिवली, सारे सेक्टर को साथ में लेके काम करना। तो ये ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें सातों विंग्स साथ में मिलके काम करती हैं, तब जाके एक पॉजिटिव रिजल्ट आ पाता है कि किस तरह से कंट्री के अंदर बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स को रोकने में हमारी गवर्नमेंट कारगर होती है। मेन फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट विद ऑल की स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इफेक्टिव साइबर क्राइम रेस्पॉन्स इकोसिस्टम, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो दीज आर द 7 वर्टिकल्स ऑफ I4C। तो हो सकता है आपसे केवल वर्टिकल का नाम लिखवा ले या किसी एक वर्टिकल के बारे में पूछ ले। तो हमने अभी तक जो बात की उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि I4C है क्या, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसके वर्टिकल्स क्या है, उनके नाम क्या है, उन वर्टिकल्स के मेन फंक्शंस क्या है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि I4C और क्या इनिशिएटिव रख रखी है, क्या करती है टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो इसके लिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे आप फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो सबके ऊपर एक मुहिम चला रखी है साइबर दोस्त I4C। इट इज एन ऑफिशियल हैंडल ऑफ I4C, a government initiative aimed at raising awareness about cybercrime and promoting online safety with a focus on educating internet users for safe and secure use of digital platforms। तो साइबर दोस्त क्या है? एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें कुछ पैम्पलेट बना के बताते हैं कि ये इशू है तो उसको कैसे देखना चाहिए, आपको अपने OTP को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ये सब बातें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो काफी न्यूज में बनी रहती है, साइबर हाइजीन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है? रेफर्स टू प्रैक्टिस एंड स्टेप्स टेकन बाय यूजर टू मेंटेन सिस्टम हेल्दी एंड इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी। पर्पस क्या होता है इसका? टू प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स लाइक मालवेयर, फिशिंग, डेटा ब्रीच। ये सब हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, इनका मीनिंग क्या है। क्या हो सकता है साइबर हाइजीन में? साइबर हाइजीन में आप क्या करेंगे, कैसे आप साइबर हाइजीन मेंटेन करेंगे? यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। ये वहाँ जो साइबर दोस्त है उसका अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कहीं पे, तो बार बार लिखा रहता है कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, वायरस अटैक से बचने के लिए अपडेट रखें, अप टू डेट रखें। अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक एंड अटैचमेंट, enable firewall antivirus software, backup important data regularly, be cautious while sharing personal and financial information online। तो ये है साइबर हाइजीन। जो आप कोरोना में बात करते थे हाइजीन रखना चाहिए, तो 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, ये करें, तो उससे आप कोरोना से बच सकते हैं। और ये जो हाइजीन है इसको रखने से आप साइबर अटैक से बच सकते हैं। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ और इनिशिएटिव, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइबर क्राइम से जो साइबर क्राइम के जो इंसिडेंट हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ एफर्ट किए हैं। तो ये लोकसभा में सवाल पूछा गया था, जिसके आंसर के अंदर ये सारी बातें बताई गई कि फरवरी 2025 तक ये सारे काम सरकार कर चुकी है टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स इन इंडिया। तो इसके अंदर पहला है स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। तो एक और सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया गया, किसके अंदर? I4C के अंदर। I4C आप समझ चुके हैं क्या है? साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, where the representative of major bank, financial intermediaries, payment aggregators, telecom service provider, IT intermediaries, and respective state and UTLEAs are working together for immediate action and seamless cooperation to tackle cyber crime। तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात यहाँ पे कह रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। अभी ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, अनाउंसमेंट इन दिल्ली मेट्रोज, यूज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू क्रिएट स्पेशल पोस्ट। अब कई बार आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो वहां कुछ एडवर्टीजमेंट आता है, तो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बताते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट वैसा कुछ होता नहीं है। कैंपेन थ्रू प्रसार भारती ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कुछ स्टेप्स हैं जो याद रख सकते हैं आप। ये पहला हो गया। दूसरा, देन तीसरा है एक कॉलर टून। जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो आजकल ये आवाज आती है, सावधान, अ, घर बैठे पैसा कमाना, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के का अगर किसी के पास आपके फोन आते हैं तो ये फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। तो कॉलर टून है। देन प्रोमोटिंग द साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को प्रमोट करना।
I4C proactively identified and blocked more than 3,962 स्काइप आईडीज और 83,000 के आसपास व्हाट्सएप अकाउंट इन्होंने बंद कर दिए हैं विच वर यूज्ड टू डिजिटल अरेस्ट. Central government has published a press release on alert against incident of blackmail, digital arrest by cyber criminals impersonating state and union police. मतलब वो उस स्टेट की उस यूनियन टेरिटरी की पुलिस की ड्रेस में वीडियो कॉल करते हैं. एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई, हर तरह की एजेंसी बन जाते हैं वो. टिल 28 फरवरी 2025 मोर देन 7.8 लाख सिम कार्ड्स एंड 2 लाख के आसपास IMEIs, जो आपके मोबाइल फोन का जो एड्रेस होता है, एज रिपोर्टेड बाय पुलिस अथॉरिटीज हैव बीन ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक है समन्वय प्लेटफॉर्म हैज बीन मेड ऑपरेशनल टू सर्व एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बड़ी बड़ी कंपनीज में काम में लिया जाता है. MIS सिस्टम, जिसके थ्रू जो मैनेजमेंट है उसके पास एक एनालिसिस होता है डेटा का कि क्या उनको करना चाहिए और किस तरह का प्रोस्पेक्टर रह सकता है आगे. डेटा रिपोजिटरी एंड ए कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म फॉर LEAs फॉर साइबर क्राइम डेटा शेयरिंग एंड एनालिटिकल. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि समन्वय प्लेटफॉर्म क्या है रिलेटिंग टू साइबर क्राइम्स. देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज प्रोवाइडेड सेंट्रल असिस्टेंस. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने स्टेट को क्या दी है? सेंट्रल असिस्टेंस, मतलब फंडिंग दी है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम. इस स्कीम का नाम है असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस. तो स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लेटेस्ट वेपनरी, ट्रेनिंग गैजेट्स, एडवांस कम्युनिकेशन एंड फोरेंसिक इक्विपमेंट्स एंड साइबर पुलिसिंग इक्विपमेंट्स. जब तक ये नहीं होंगे तो थानेदार साहब करेंगे क्या? तो इसलिए इनके पास ये फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है. अब यहां एक और मिनिस्ट्री का रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स also holds bilateral cyber dialogues with various countries from time to time. इंटरनेशनल क्राइम है ये साइबर क्राइम, कि मतलब भारत में बैठ के यूरोप और यूएस के पर्सन का बैंक अकाउंट खाली कर दिया. तो ऐसे केस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है बायलेटरल साइबर डायलॉग्स में है विद अनदर कंट्रीज. I4C, Ministry of Home Affairs, being a nodal agency for the cyber crimes in India, is actively participating in such dialogues. तो I4C इनके अंदर पार्टिसिपेट करता है क्योंकि अल्टीमेटली तो किसको हैंडल करना है? I4C को. देन नेक्स्ट इनिशिएटिव इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. CBI के अंदर एक ऑफिस है, सब ऑफिस NCB, एक्ट एज एन इफेक्टिव इंटरफेस बिटवीन LEA एंड फॉरेन LEA. इंटरपोल के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है इंडिया के अंदर? CBI. तो जो नेशनल कंट्रोल सेंट्रल ब्यूरो है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन द CBI एक्ट एज एन इफेक्टिव इंटरफेस. अगर किसी और कंट्री की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी कंट्री की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से बात करना चाहें तो उसके लिए एक इंटरफेस बनाया गया है. किसको? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जिसके अंदर किसके अंडर में है? CBI के अंडर में. एंड फैसिलिटेट रेगुलर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरपोल चैनल्स. रिसेंटली भारत पोल पोर्टल, ये भी याद रखें आप, भारत पोल पोर्टल has been launched to further streamline the communication between NCB, CBI and Indian LEAs in matter of international assistance and coordination. तो ये इंटरपोल की जगह नया क्या है? भारत पोल पोर्टल. और CBI जो है वो नोडल एजेंसी है किसकी? G7 ग्रुप ऑफ 7 24/7 नेटवर्क. G7 24/7 is a secure channel for making data preservation request in case related to साइबर क्राइम. साइबर क्राइम अगर हो जाता है, G7 कंट्रीज की यहाँ पे बात हो रही है, 24/7, इसके लिए नोडल एजेंसी है CBI. तो ये सारी बातें आपके PIB के ऊपर एक आंसर में मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताई टू ए क्वेश्चन रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया. उसके बाद लास्ट है टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन साइबर क्राइम. इसके लिए मैंने बताया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है. डिसेमिनेशन ऑफ मैसेज थ्रू SMS. I4C सोशल मीडिया अकाउंट क्या है? ट्विटर में साइबर दोस्त, फेसबुक पे साइबर दोस्त I4C साइबर दोस्त, टेलीग्राम पे भी साइबर दोस्त है, रेडियो कैंपेन है, कॉलर ट्यून है जो आप सुनते रहते हैं, एंगेज्ड माई गवर्नमेंट फॉर पब्लिसिटी इन मल्टीपल मीडियाज, ऑर्गेनाइजिंग साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक इन एसोसिएशन विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. वेडनेसडे को ही बनाया जाता है हर महीने
पब्लिशिंग ऑफ हैंडबुक फॉर एडोलसेंट एंड स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, तो ये सारे क्या है, एफर्ट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स इन इंडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप अब हैंडल कर लेंगे, इतना इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। ये है इनिशिएटिव। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जो है लॉज, साइबर लॉज। साइबर लॉज इन is any law that applies to internet or internet related technologies। जनरली हम लॉज की बात करते हैं, अगर वहां लगा दे साइबर लॉज तो इसका मतलब अ लॉ विच अप्लाइज टू इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। एरियाज दैट आर रिलेटेड टू साइबर लॉज इंक्लूड साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। Act and rules in relation to cyberspace are increasing in importance every day, every single year, with the increase in use of information and communication technologies. Creating awareness of these issues is a primary focus of I4C। अगेन यहां भी वर्ड आ रहा है I4C। तो हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ 2000, और इसके अंडर में बनाए गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशंस। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं which deals with or have some stake in cyber crime control system। इसके अंदर क्या आ सकता है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था, 2023 के अंदर इसको अमेंड कर दिया, अब नया एक्ट है वो 2023 के अंदर। टेलीग्राफ और आईटी एक्ट में क्या डिफरेंस है, टेलीग्राफ एक्ट वो है जो शुरुआत में करीब ये मान लीजिए 160 साल तक, 170 200 साल तक ये टेलीग्राफ ही चलता था, इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजने के लिए। तो जो लाइंस बिछाई गई थी उसके प्रोटेक्शन के लिए टेलीग्राफ एक्ट लाया गया था, कोई इनको उखाड़ के ना फेंके। ये सब चीजें किसमें थी, टेलीग्राफ के अंदर। अब इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेलीग्राफ का यूज अब होता नहीं है, तो अब इसको इस लॉ के अंदर क्या है, स्पेक्ट्रम है, जैसे जियो है, एयरटेल है, जो रेडियो वेव्स हैं, तो अब इस स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के लिए किसको देना है, किस तरह से इसको यूज करना है, ये काम किसका है, किसके अंडर में होता है, टेलीग्राफ एक्ट के अंदर। देन वी हैव आईपीसी। आईपीसी जनरल एक पिनल कोड है जिसके अंदर सारी तरह के क्राइम आते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल सीआरपीसी है, देन इंडियन एविडेंस एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है 1934 का, टेलीकॉम टीआरएआई, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इन एक्ट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जिक्र किया हुआ है, हालांकि आपको याद नहीं रखना है। हम तो बेसिक बात करेंगे किसकी, आईटी एक्ट 2000 की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होते हैं, जो हम यूपीआई करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसको एज एन एविडेंस लेना, उसको यूज करना, या जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको लीगल सैंक्शन देना, इस एक्ट के अंदर बताया गया। टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो हम सामान मंगाते हैं, खरीदना बेचना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, किसी भी तरीके से अगर डिजिटली कुछ हो रहा है तो इस एक्ट के अंदर बताया गया है। प्रिवेंट साइबर क्राइम, इनेक्टमेंट हुआ 2000 के अंदर, मेजर अमेंडमेंट्स हुए 2008 के अंदर। की प्रोविजंस इस एक्ट में क्या देखने को मिलेंगे आपको, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई रिकॉर्ड्स। ई रिकॉर्ड्स को लीगली रिकॉग्नाइज किया इस एक्ट ने। उसके बाद डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर आर लीगली वैलिड। तो अब आपको फिजिकली किसी पेपर को जो आप सिग्नेचर करते हैं तो उतनी ही वैल्यू डिजिटल सिग्नेचर की भी होगी। जो आप सर्टिफिकेट वगैरह, जाति प्रमाण पत्र जो भी बनवाते हैं, तो जनरली उसके अंदर भी अब डिजिटल सिग्नेचर आपको देखने को मिलते हैं, और उतने ही वैलिड हैं जितने फिजिकल सिग्नेचर हैं। डिजिटल सिग्नेचर की यहाँ बात की गई, एंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप पेन से साइन करते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। साइबर क्राइम एंड पेनल्टीज के चैप्टर 11 के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर हैकिंग होगी, आइडेंटिटी थेफ्ट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया इसके बारे में, डेटा थेफ्ट, साइबर टेररिज्म अगर होता है तो उसकी पेनल्टीज के अंदर फाइन क्या होगा और कितनी सजा होगी। फिर अगर किसी को इनके जो इस एक्ट में जो पेनल्टी है, फाइन है, उसमें कुछ इश्यू आता है, किसी को लगता है कि ये फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो कहाँ जा सकता है, साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास, फॉर रिजोल्विंग साइबर डिस्प्यूट्स एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। अमेंडमेंट ऑफ आईपीसी, एविडेंस आरबी, जो भी हमने एक्ट की अभी बात की, उन सब एक्ट के अंदर इसके तहत अमेंडमेंट्स हुए, क्योंकि वहां अगर कोई प्रोविजन था, मान लीजिए डिजिटल रिकॉर्ड की बात वहां नहीं थी, तो उसके अंदर भी उसको अमेंड कर दिया गया। मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग लॉज टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।
देन इसको 2008 के अंदर अमेंड किया गया, और 2008 के अंदर यहाँ पे साइबर टेररिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, लिखा गया कि इनका मीनिंग क्या है, इनकी सजाएं क्या हो सकती हैं। देन प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड फॉर डेटा प्रोटेक्शन। ये हुए इस एक्ट के की प्रोविजन। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस इसके चैप्टर के अंदर, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जनरली आप जानते हैं, बट आईटी एक्ट से अगर पूछा जाए कि आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये कीवर्ड्स यूज करेंगे। मींस एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और other high-speed data processing device or system which performs what functions? Logical, arithmetical, memory functions by manipulation of electronic, magnetic, optical impulses। जो मैग्नेटिक ऑप्टिकल impulses होती हैं, उनको मैनिपुलेट करके कुछ लॉजिकल या अर्थमेटिक मैथमेटिक्स फंक्शन करती है। एंड इंक्लूड्स इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, communication facilities which are connected or related to computer in a computer system। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर की डेफिनेशन में आती हैं। अगर पूछ लिया जाए 2 नंबर में, तो इनमें से आपको कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, जनरल बात नहीं चलेगी कंप्यूटर क्या होता है। देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स, which means an interconnection of one or more computers, interconnection of one or more computers or computer systems और कम्युनिकेशन डिवाइस। और ये कैसे कनेक्ट होंगे? थ्रू सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइंस, वायर और वायरलेस और अनदर कम्युनिकेशन मीडिया। किसी भी तरीके से दो कंप्यूटर जुड़े हों, कंप्यूटर सिस्टम या कम्युनिकेशन डिवाइस जुड़े हों। टर्मिनल और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस वेदर और नॉट द इंटरकनेक्शन इज कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड, इसको बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटी एक्ट, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट यही है। तो इसकी भी कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये लिखना है। देन साइबर सिक्योरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर? इट मींस प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर रिसोर्स, communication device, information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification और destruction। ये वर्ड देखिए, मींस प्रोटेक्टिंग दीज आइटम्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। तो ये है करेक्ट डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत ही जनरल बात आपसे पूछ लिया जाए साइबर सिक्योरिटी क्या है, एज पर आईटी एक्ट 2000, तो आप इस तरह से इसको बताएंगे। देन सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत के पिछले लेक्चर में, हमने कुछ साइबर क्राइम्स के टाइप्स पढ़े। तो उन तरह के साइबर क्राइम्स अगर होते हैं तो उसके लिए क्या सजाएं दे रखी है। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी लॉ में बता रखा है कि एक कंप्यूटर सोर्स कोड को मेंटेन रखना है, उसको सीक्रेट रखना है, उसको ओपन सोर्स नहीं बनाना, अगर उसको टेम्पर किया जाता है, a person who knowingly or intentionally conceal, destroy or alter any computer source code। सोर्स कोड का मतलब कोई प्रोग्राम, कोई कंप्यूटर की प्रोग्राम, कोई डिजाइन, कमांड, लेआउट, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर में, उन्हें कहा गया कंप्यूटर सोर्स कोड। कॉज अनदर पर्सन टू कंसील, डिस्ट्रॉय और एल्टर सोर्स कोड, वो ऐसे होने चाहिए जो किसी पर्टिकुलर लॉ में फॉर द टाइम बीइंग आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और मेंटेन बाय लॉ। कंडीशन क्या है? सोर्स कोड मस्ट बी यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। वो कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम या नेटवर्क में यूज किया गया हो। लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट और मेंटेन, और लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सीक्रेट रखना है, फिर भी आपने उसको कंसील करने की कोशिश की, तो यहाँ अप टू 3 साल की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, 2 लाख रुपए तक का या दोनों। देन नेक्स्ट सेक्शन है 66B। इससे पहले एक था 66A, अगर आपको याद हो बहुत न्यूज में था ये। 66A को
श्रेया सिंगल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, जिसके अंदर ये बात थी कि अगर कोई ऑफेंसिव मटेरियल लिखता है किसी भी डिवाइस से थ्रू एनी कम्युनिकेशन सर्विस जो ग्रोसली ऑफेंसिव हो, या किसी को डिफेम करती हो, किसी को इंटिमिडेट करती हो, या किसी को इनकन्वीनियंट पहुंचाती हो, मतलब किसी को लगता हो कि इससे मुझे डेंजर हो सकता है, तो ऐसे केस में 3 साल का प्रावधान था, 3 साल की सजा का, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया श्रेया सिंगल केस के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रही थी ये आईटी एक्ट 66A। उसके बाद आती है 66B, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और डिवाइसेस। पर्सन चुराए हुए कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस को रखता है अपने पास, तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर आईटी एक्ट 2000। ऑफेंस क्या है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग ए स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज स्टोलन। और जब आपके पास वो कंप्यूटर हो तो आपको पता हो कि ये चुराया हुआ कंप्यूटर या उसकी डिवाइस है, इसके लिए सजा है अप टू 3 इयर्स और अप टू 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों। 66C में है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता क्या है। ऑफेंस क्या है? फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप उसको डिसऑनेस्ट यूज में उसको ले रहे हो, या किसी का पासवर्ड या यूनिक आइडेंटिटी फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप चुरा के उसका मिसयूज कर रहे हो, तो ये एक ऑफेंस है अंडर आईटी एक्ट 2000, और इसका पनिशमेंट है 3 साल तक की सजा या 1 साल का जुर्माना। देन 66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशन यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस। पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनेशन मतलब प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन, मतलब वो एक्चुअली है नहीं। ए कोई पर्सन है, वो बी की जगह जाके बोलता है कि मैं ही बी हूँ। मतलब जो आप एग्जाम हॉल में कई बार देखते होंगे ऐसा, कि आइडेंटिटी कार्ड एडमिशन लेटर किसी और का है, उसकी जगह कोई और आके एग्जाम दे रहा है, तो वो इम्पर्सोनेशन बाय चीटिंग है। मतलब आप एक्चुअली वो पर्सन नहीं हो बट वो बन रहे हो, तो इसे कहते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन, या नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर। चीटेड बाय पर्सोनेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स, अगर ये कंप्यूटर रिसोर्स से होता है और कम्युनिकेशन डिवाइस, तो ऐसे केस में इस ऑफेंस की सजा है अप टू 3 इयर्स या अप टू 1 लाख रुपए जुर्माना। देन 66E, ये आईपीसी में था पहले। आईपीसी में सेक्शन 116 के अंदर बात कही गई है चीटिंग बाय पर्सोनेशन के ऑफेंस के बारे में। देन वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, capturing, publishing, transmitting an image of a person's private area without consent in a way that violates their privacy। किसी के पर्सनल प्राइवेट एरिया के जो फोटोज हैं उसको ट्रांसमिट करना, पब्लिश करना विदाउट देयर कंसेंट इज ए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। पनिशमेंट है 3 साल का अप टू 2 लाख रुपए, या दोनों। देन 66F, जो मैंने बताया कि इसका जो अमेंडमेंट किया गया था 2008 में, तो वहां साइबर टेररिज्म को ऐड किया गया। ए पर्सन कमिट साइबर टेररिज्म इफ दे, with the intent to threaten the unity, integrity, sovereignty, and security of India, to strike terror, they deny access to an authorized user of a computer resource, access a system illegally, introduce computer containment, that is malware, virus, इनका यूज अगर इस पर्पस के लिए करता है टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देन ही इज कमिटिंग साइबर टेररिज्म, एंड दिस कोज इज लाइकली टू कोज, या इससे ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है, डेथ, इंजरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, एंड एडवर्स इंपैक्ट ऑन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एडवर्स इंपैक्ट डालता है, या वो कंप्यूटर सिस्टम तरह से यूज करता है, या कोई रेस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर सिस्टम है रिलेटेड टू स्टेट सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा है उनको एक्सेस करने की कोशिश करता है जो रेस्ट्रिक्टेड है, या सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरलिटी से रिलेटेड है, विद इंटेंट टू हार्म नेशनल इंटरेस्ट और हेल्प ए फॉरेन नेशनल ग्रुप, और कंप्यूटर के थ्रू किसी ऐसी एनिमी, फॉरेन एनिमी नेशन जो एलियन है उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर कमीशन और कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइबर टेररिज्म। तो ये इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट के बाद में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, साइबर टेररिज्म आपसे पूछा जा सकता है। देन 67 की बात करें तो यहाँ है पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। Publishing or transmitting obscene material in electronic form, material that is lascivious, lascivious का मतलब है कुछ ऐसा
मतलब कंटेंट जिससे सेक्सुअल इंटरेस्ट और डिजायर की फीलिंग आती हो। अपील्स टू प्रूविएंट इंटरेस्ट, बड़ी अजीब सी यहाँ पे इंग्लिश यूज की गई है क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट है टू एनकरेज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज और टेंड्स टू करप्ट और डिप्रेव रीडर्स। पनिशमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पे 3 साल तक की सजा या 5 लाख रुपए का जुर्माना, और सेकंड में क्या है, 5 साल तक की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना। अभी तक जो हमने देखा उसमें सबसे ज्यादा जो फाइन है वो इसी में बताया गया है, पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। देन 67A, मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। ऑफेंस क्या है इसके अंदर, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फर्स्ट कन्विक्शन पे 5 साल या 10 लाख रुपए की सजा, फाइन 7 साल सेकंड कन्विक्शन, और अप टू 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज 67B, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड रिलेटेड ऑफेंस। तो इसको तो हमने पोक्सो में भी देखा था और यहाँ आईटी एक्ट में बताया गया है। Offense include publishing, transmitting content depicting children in sexually explicit acts, creating, downloading, sharing, promoting such material, grooming children for sexual purpose online। तो हमने पढ़ा था साइबर ग्रूमिंग, तो ये इसके अंदर बताया गया है। फैसिलिटेटिंग चाइल्ड एब्यूज ऑनलाइन, रिकॉर्डिंग चाइल्ड एब्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और यहाँ बच्चे का मतलब है 18 साल से कम का पर्सन। तो इसमें जो फर्स्ट कन्विक्शन है उसके ऊपर सजा होगी 5 साल तक की, 10 लाख रुपए का जुर्माना, और सेकंड कन्विक्शन पे 7 साल या 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये हुई आपकी बात आईटी एक्ट 2000 की। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि कुछ आप डेफिनेशंस के बारे में जाने, और उसके बाद कुछ जो साइबर क्राइम्स हैं उससे रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, और ऑफेंस के बाद जो पनिशमेंट इसके अंदर बताए गए हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइबर क्राइम और लॉज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, क्योंकि आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें साइबर क्राइम पे फोकस किया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने लगभग सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट, आपका जो लो है वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय।